Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Ravi Prakash Gupta. Today start a new topic. Measures of central tendency. केंद्रीय प्रवृत्ति की माप for BSc third sem and MSc Agriculture first sem. Measures of central tendency. Central tendency जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप. केंद्रीय प्रवृत्ति की माप. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप. ठीक है भाई. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप. केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आप जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है. और इन सभी पॉइंट्स पे आज चर्चा होगी कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, what is the definition of measures of central tendency, what is the different types जो भी फॉलो करते हुए आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को निकालते हैं, जिसको भी फॉलो करते हुए what is the properties of measure of central tendency, what is the demerits, what is the merits and what is the use. ठीक है. ये सारी चीज़ों का इस पॉइंट्स पे, इन सभी पॉइंट्स पे आज चर्चा होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है भाई. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. क्योंकि किसी भी चीज़ को रन करने से पहले, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ जानना जरूरी होता है. इसलिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है. काइंड ऑफ फीचर्स. ठीक है. काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ डेटा on any characteristic or items so as tendency. ठीक है. so as tendency around certain items, around certain items. जैसे इसमें इनके कहने का सेंस ये था कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है कि किसी भी तरीके का डेटा, ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा पर्टिकुलर किसी विशेषता पर उनका जो भी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति या विशेषता पर उनके जो भी उनकी क्वांटिटेटिव, ठीक है, उनके क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं. उनके अंतर्गत उनके सर्टेन, उनके सेंट्रल पॉइंट पे उनकी सेंटर की बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी उनके सेंटर पॉइंट पे, उनके इर्द गिर्द का उनका जो सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट उनका सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट, इसको आप कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ, काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ डेटा ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक और आइटम्स. ठीक है. ऑन ए सर्टेन ग्रुप्स. तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी यानी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए या एक नॉर्मल तौर पे देखिए आप कि जैसे ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है. सर्किल का अगर आप इसके सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट क्या होगा इसका? दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्किल. ठीक है. सेम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि मेनली क्या होता है, एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस 5 फुट 6 इंचेस. ठीक है. 5 फुट 6 इंचेस इज द एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस. इसमें क्या है कि एक एवरेज हाइट जो अपने भारतीय लोगों की है वो है 5 फुट 6 इंच.
तो हमेशा देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या है कि एक एवरेज की ही बात हर जगह होगी, इसमें एक अनुमानित आंकड़े की बात होगी, एवरेज की बात होगी। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एवरेज हाइट जो अपने इंडियंस की वो इतनी ही है, यानी इस एक पॉइंट से आप ये आंक सकते हैं कि अपने भारत देश में निवास करने वाले जो भी जनसंख्या है उनकी जो एक एवरेज हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट लगभग आपका 5 फुट 6 इंचेस है। ठीक है, इससे एक अनुमानित आंकड़ा आपको लग सकता है। नेक्स्ट बात आती है आपका, नेक्स्ट दूसरे टर्म पे आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, फिर बात आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका इसके डिफिनीशन की अगर बात करते हैं तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है भाई, आप नोट कर सकते हैं कि इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। डिफाइन एज, पहली बात इसमें देखिए एक बात और जान लीजिए आप कि मेनली आपका स्टैटिस्टिक्स में एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आप जब भी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आप जब भी बात करेंगे तो आप हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे, न कि क्वालिटेटिव की डेटा की बात करेंगे। यानी किसी के कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, किसी के क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। क्वालिटी इट मीन्स कि आप इस तरीके से नॉर्मली कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट आपका क्या है कि बहुत ही ईमानदार है, पढ़ने में अच्छा है, इसमें आप किसी भी डाटा की एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईमानदार तो है भाई, लेकिन कितना ईमानदार है आई डोंट नो। ठीक है, कितना होशियार है आई डोंट नो, लेकिन आप उस चीज़ का आंकड़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे क्लास में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 100 है, 100 है। यानी ये चीज़ 100 क्या डिफाइन करता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा, एक डेटा की बात करता है कि जो 100 लड़के हैं वो हमारे क्लास में उनकी स्ट्रेंथ जो है 100 है, यानी ये क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो डिफिनीशन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका द मेजर ऑफ, इसको आप नोट कर सकते हैं, द मेजर ऑफ एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू, द मेजर ऑफ एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक इज आर आइटम्स इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, द मेजर ऑफ एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक और आइटम्स इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि किसी भी सेंटर पॉइंट को जो आप मेजर करते हैं या उसकी एवरेज को आप मेजर करते हैं, वही होता है आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, आप चाहे तो इसको डिफिनीशन को आप नोट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है भाई, नेक्स्ट बात आपकी आती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किस तरीके से किन किन टर्म्स को यूज करते हुए आप इस चीज़ को इसको फॉलो करते हुए आप, जैसे इसमें डिफरेंट टर्म्स की बात करते हैं कि मेनली फॉलोइंग कॉमनली यूज फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, आपको जो भी इनको फॉलो करते हुए जो भी डिफरेंट इनके थीम्स हैं वो देखिए कि जैसे फर्स्ट आपका है डिस्क्रिप्टिव एवरेजेस, डिस्क्रिप्टिव एवरेजेस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एवरेजेस इसके अंतर्गत यानी वर्णात्मक, इसको डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णात्मक, वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव एवरेजेस आपका ये हो गया वर्णात्मक। इसके
इसके अंतर्गत वर्णात्मक माध्य, ठीक है, इसके अंतर्गत आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट आपका इसमें आएगा मोड, सेकेंड पॉइंट इसमें जो आएगा इसके अंतर्गत आएगा वो मीडियन। मेनली हम आप क्या जानते हैं, मेनली हम आप ये जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, मीन यानी अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये डिफरेंट मीन इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर एक स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से देखा जाए तो आपका फर्स्ट जो इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, जो इसको डिस्क्राइब करा जाता है, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव एवरेजेस यानी वर्णात्मक माध्य। इसके अंतर्गत जिनकी चर्चा होती है वो है आपके मोड और मीडियन, ठीक है, बहुलक और माध्यिका, जिसको आप बोलते हैं बहुलक, और ये आपका है मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है भाई। सेकंड, इसी में सेकंड अगर बात आती है तो वो होती है ये आपके फर्स्ट के अंतर्गत हो गए। सेकंड बात आती है मैथमेटिकल एवरेजेस की, गणितीय माध्य की, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस यानी गणितीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणितीय माध्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, इसके अंतर्गत चार चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है आपका, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा क्या है, हार्मोनिक मीन। और चौथा क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है भाई, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। थर्ड है हार्मोनिक मीन जिसको आप बोलते हैं हरात्मक माध्य। और फोर्थ है क्वाड्रेटिक मीन जिसको आप बोलते हैं द्विघात माध्य। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स आपके मैथमेटिकल एवरेजेस यानी गणितीय माध्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात होती है आपकी, इन सभी का डिस्क्रिप्शन, इन सभी की चर्चा भी होगी नेक्स्ट में, लेकिन इसके पहले इसके जो भी डिफरेंस टाइप्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उनकी चर्चा हो रही है। थर्ड पॉइंट आपका आता है बिजनेस एवरेजेस। ठीक है, बिजनेस एवरेजेस। बिजनेस एवरेजेस थर्ड पॉइंट्स, इसके अंतर्गत जैसे आपका मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज की बात आती है। आपका मूविंग एवरेज के बाद प्रोग्रेसिव एवरेज, ठीक है, इस तरीके से। और एक आपका है कंपोजिट एवरेज। थर्ड आपका है कंपोजिट एवरेज।
ठीक है भाई। देखिए बिजनेस एवरेजेस के अंतर्गत ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन आपके बीएससी और एमएससी के अंतर्गत देखा जाए तो इन सभी टॉपिक्स पे कोई भी चर्चा नहीं करनी है। मेनली जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आपको चर्चा करनी है आपके ड्यूरिंग एमएससी एंड बीएससी, उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, बस इतने पे ही आपको चर्चा करनी है, आपको मेहनत करनी है। उसमें देखने की चीज़ें हैं आपके लिए, आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन जो हमने आपको जानकारी के लिए इसलिए बता दिया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ये सभी टर्म्स आते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपकी बात आती है, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा की बात हो गई। इसमें एक टॉपिक पे और चर्चा करने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैंपल पे चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? पॉपुलेशन और सैंपल पे चर्चा इसलिए करते हैं कि जब भी हम मीन निकालने की बात होती है, जब भी हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात होती है, तो सेंटर की बात होती है तो सेंटर स्वाभाविक सी बात है, सेंट्रल की बात होती है, उसके मीन बिंदु की बात होती है। तो पॉपुलेशन को अगर देखा जाए, पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की पॉपुलेशन की बात करी जाए, तो उनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल वैल्यू जो है, वो मेज़र करना आसान नहीं होता है अगर पॉपुलेशन साइज हमारी लार्ज हो, ठीक है। तो इसीलिए बात होती है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द सैंपल। और सैंपल की अगर बात करी जाए तो किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो क्रॉप के सैंपल की बात हो, चाहे वो ह्यूमन के सैंपल की बात हो, ठीक है, तो उसमें किसी सैंपल में अगर आप उसके सेंट्रल वैल्यू की बात करते हैं तो आई होप कि वो थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना आसान होता है, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है? पॉपुलेशन क्या होता है कि जो भी, चाहे वो पर्टिकुलर किसी क्रॉप की बात कीजिए आप, चाहे पर्टिकुलर आप किसी ह्यूमन की बात कीजिए, उनके जो होल आबादी यानी जो टोटल आबादी होता है वो क्या होता है आपका पॉपुलेशन। द एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, इन आवर एस्टिमेशंस इज नोन एज पॉपुलेशन। एंड सैंपल क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सैंपल? द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन का एक छोटा सा जो टर्म होता है, पॉपुलेशन का जो एक छोटा सा पार्ट है, वही क्या होता है आपका सैंपल। इसको एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन की बात करें भाई, कि पॉपुलेशन में क्या है, माना कि पॉपुलेशन के अंतर्गत ये जो भी डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे डिफरेंट पॉइंट्स मान के चलिए कि 20 मेंबर्स हैं माना, आपके इन पॉपुलेशन के अंतर्गत आपके क्या है 20 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इस टोटल 20 मेंबर्स के हर एक गुण के बारे में आप पता करिए, ठीक है, तो शायद ये आसान नहीं होगा। अगर आसान होगा तो ये टाइम टेकन होगा, यानी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगी, साथ में इनकी विशेषताओं के बारे में समझना, जानना, पढ़ना, टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ को अगर हमको इजी वे में देखना हो, अगर यही आसान करना हो, तो मैं कहूँ कि इनके सैंपल की बात करें। इनके अगर सैंपल की बात करते हैं भाई, तो इस 20 मेंबर में से पर्टिकुलर 5 मेंबर्स इस 5 मेंबर्स को आप सैंपल के अंतर्गत रखते हैं। इन 5 मेंबर्स का आप एनालिसिस कीजिए, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनके गुण क्या क्या हैं, उनकी एनालिसिस कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए। आफ्टर एनालिसिस के बाद आपको क्या समझ में आता है कि
इस 5 लोग की जो विशेषताएं हैं वो एवरेज में वो लगभग में इन 20 लोगों से मिलती जुलती विशेषताएं हैं। यानी अगर इन 5 मेंबर्स की जानकारी हासिल करने के बाद इस 20 मेंबर के बारे में आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, एक लगभग आंकड़ा इनके बारे में आप बता सकते हैं, तो ये ही क्या होता है आपका सैंपल। यानी जो 20 लोगों का हमें जानकारी इकट्ठा करना था वो हमने सिर्फ 5 लोगों का किया, तो 15 लोगों में जो टाइम हमारी और लॉस होनी थी वो टाइम हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई, बच गई। तो यही होता है आपका सैंपल। और पॉपुलेशन इट मीन्स आपकी जो भी टोटल आबादी की बात होती है, टोटल मेंबर्स की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपके ठीक है, अब इसके बाद आपका शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन। आपके अर्थमेटिक मीन की शुरुआत करते हैं, यानी समांतर माध्य। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक और आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। समिंग ऑफ all observations on any characteristic or items and divided by total number of observations is known as arithmetic mean, जिसको हिंदी में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि टोटल पदों का योग बटे टोटल पदों की संख्या क्या होता है आपका समांतर माध्य। ठीक है, ये आपकी एग्जैक्ट क्या हो गई डिफिनीशन, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपके, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट में बात आती है आपका अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब एग्जैक्टली इसके फार्मूले की चर्चा होती है। ठीक है, फार्मूले की चर्चा होती है यानी सूत्र की चर्चा होती है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या क्या फार्मूला है, किस तरीके से इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इसमें आपके फार्मूले की बात आती है, एक्स बार यानी मीन का जो फार्मूला है। ठीक है, मीन का जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 to n एक्स आई अपान एन। ठीक है भाई, एक्स बार इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 to n एक्स आई अपान एन। दिस इज द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। सेम इसी फार्मूले को आप दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपान n। ठीक है, अपान n। या तीसरे टर्म में आप तीसरे तरीके से भी इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बार इक्वल टू 1 अपान n समेशन एक्स आई। ठीक है, समेशन एक्स आई। देखिए अब इस फार्मूले को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। एक्स बार इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 to n एक्स आई अपान n। ठीक है, इसमें क्या है आपके x बार आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, x बार इक्वल टू दिस इज द मीन, x बार इक्वल टू दिस इज द मीन। क्या होता है ये आपका माध्य होता है। x बार यानी
बार से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है x1, x2, x3, x4, दिस इज द डिफरेंट वेरिएबल्स। ये आपके जो भी आपके x1, इसके अंतर्गत x2, x3, x4, ये डिफरेंट आपके क्या होंगे, जो आपको डेटा दिया रहेगा, जो आपको वैल्यू दिया रहेगा। एंड नेक्स्ट बात आती है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपके पदों की संख्या, जो भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। ठीक है, तो x बार इक्वल टू i गोज टू 1 to n, i गोज टू 1 to n। इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया भाई, x बार इक्वल टू समेशन i गोज टू 1 to n x i अपॉन n, वेयर x बार इक्वल टू, दिस इज द मीन वैल्यू, x i इक्वल टू 1 2 3 different observations and n equal to number of observations, n equal to number of observations, I equal to 1 2 डिफरेंट जो भी आपके वैल्यू दिए होंगे, n आपका क्या है, पदों की संख्या, xi क्या है आपका जो भी xi के अंतर्गत आपको जो वैल्यू, जो आपका डेटा दिया रहेगा। ठीक है, तो x बार इक्वल टू i गोज टू 1 to n, n क्या है भाई, n पदों की संख्या है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे n को लिखने का सेंस क्या है, n को लिखने का सेंस यही है कि जब भी हमको एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नहीं न दिया हो, आपको डेटा न दिया हो, यानी पदों की संख्या न दी हुई हो, आपको ऑब्जर्वेशंस न दिए हो, तो आप क्या करते हैं, n यहाँ पे नोट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि आप बताने का प्रयास करते हैं कि पदों की जो भी संख्या है वहाँ पे ये हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो नॉर्मल तौर पे i गोज टू 1 to n x i अपॉन n। ठीक है भाई, सेम इसी तरीके से इसमें दूसरे टर्म का अगर आप क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी की बात होती है, आवृत्ति की बात होती है, बारंबारता बंटन की बात होती है। तो उसका भी फार्मूला जानने से पहले इसमें एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किस तरीके से, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य का, इसमें एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी का डेटा दिया हो, या ह्यूमन का एक डेटा दिया हो, कि या पर्टिकुलर किसी पौधे की बात हो कि उनकी हाइट का डेटा दिया हो, कि आपका इस तरीके से डेटा दिया हो कि 1 2 3 9 6 5। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका डेटा दिया हुआ हो, आपको मैंने बताया कि जैसे इस तरीके से भी हो सकता है कि x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर, x4 बराबर, x5 बराबर एंड x6 बराबर, इस तरीके से भी डेटा हो सकता है। या मेनली आपका xi, यहाँ पे xi भी कह सकते हैं, xi इक्वल टू दिस डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको अगर मीन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड दिस ऑब्जर्वेशंस, आपको क्या करना होता है, ये सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होता है, ये सभी जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिए होते हैं इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आप इसको ऐड करेंगे, 2 1 3 3 6 और 9 6 15, 15 5 20, 1 21, 5 26, टोटल इनका कितना योग आ रहा भाई, 26। और n क्या है, पदों की संख्या है, तो कितने पद हैं वो काउंट कर लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6। अब इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका आंसर होगा।
ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा। इट मीन्स दिस इज दी एक्स बार, एक्स बार बराबर आपका जो वैल्यू आएगी वो जो वही होगा आपका रिजल्ट। ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन। सेम इसी तरीके से, सेम इसी देखिए, अब इस तरीके से मान के चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जैक्टली आपका आंसर मैं बता सकता हूं कि आप इसको भाग देंगे। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से दिखाने का प्रयास करता हूं कि 6 चौक 24, 2 आया, दशमलव लगाया, 20 कर दिया, और 6 त्रिक 18, 2 आया, और उसके बाद 0, 6 त्रिक 18, 4.33। ठीक है भाई, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फ्रैक्शन में ही रिजल्ट आए, इसका दशमलव में ही फ्रैक्शन यानी दशमलव में रिजल्ट आए। आपका किसी भी तरीके का कोई भी आंसर इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसके बारंबारता बंटन की, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस यूज होते हैं। जैसे एक सिंपल तरीका हो गया। नेक्स्ट इसी में अगर इसके फ्रीक्वेंसी के साथ इसका क्वेश्चन करना हो तो वो क्या तरीका होगा वो देखिए। फ्रीक्वेंसी की बात आती है भाई। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आपका इसके फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसके जो भी डेटा दिए हों, जैसे पर्टिकुलर किसी डिफरेंट तरीके का फ्लावर है, उस पौधे पे उसके जो फ्लावरिंग हुई है, कितना फ्लावर हुआ है, जैसे उसमें आपका F और आपका X, ये X जो है क्या है, F जो है वो पौधों की संख्या है, प्लांट की संख्या है। X क्या है, दिस इज दी फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर्स, कितने फ्लावरिंग हुई है, कितने फ्लावर उस पे लगे हैं, कितने फूल लगे हुए उस प्लांट पे। ठीक है, इनका डेटा माना कि इस तरीके से अगर है कि 4 3 2 1, ठीक है, और X यानी जो भी इनकी फ्लावरिंग हुई है ये माना कि 3 2 5 4, ठीक है। इनका ये इस तरीके से आपको डेटा दिया रहेगा। इनका जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है भाई, x बार इक्वल टू, जो बताया गया था आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला, सेम वही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि x बार इक्वल टू समेसन i गोज टू 1 to n fi xi अपॉन fi, समेसन fi। ठीक है, यानी आपको जो भी फ्रीक्वेंसी का होगा, फ्रीक्वेंसी का डेटा के साथ साथ आपका xi का डेटा और आपको fi यानी फ्रीक्वेंसी के डेटा को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। या इस तरीके से आप कर सकते हैं कि f1 x1 प्लस x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn। ठीक है भाई, इस सेम ये फार्मूला यही है, बस क्या है कि इसको डायरेक्ट लिखा गया है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। तो सेम इस फार्मूले पे अगर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं तो वो ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा। देखिए भाई, आप क्या करेंगे कि इस पे ये डेटा आपको दिया गया है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे, x बार इक्वल टू f1 आपका कितना है 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई f की जो भी डेटा हैं उनको आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस
1, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा भाई, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2, सेम इसी तरीके से करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3। तो इसी तरीके से हमने सेम आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग ही किया। अब क्या करेंगे आप, 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 पचे 10 प्लस 4 इक्के 4 डिवाइडेड बाई आप 4 3 7 2 9 1 10 10। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सेम चीजें अर्थमेटिक मीन निकालने का ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इससे आप आसानी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो या फिर आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन हो, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपके प्रॉपर्टीज की। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन? प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई, वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है कि द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0, ठीक है। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0, ठीक है। किस तरीके से होगा ये, किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे मैंने क्या बताया आपको, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार। जैसे आपको मैं बताऊं, आपको डेटा दिया हो xi इक्वल टू 1 2 3, ये आपको डेटा दिया हो, फिर आपको क्या करना है कि हमने जो आपको इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई उसके अकॉर्डिंग 0 कैसे होगा इसका डेविएशन, वो देखिए कि xi की वैल्यू दी हुई हो 1 2 3। सेम इसमें क्या करना है आपको, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x बार निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है। तो 3 2 5 1 6, 6 बटे 1 2 3, तो कितना आंसर आ गया, इसका मीन कितना आ गया भाई, 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसका x की बात है तो x में क्या है 1, इसके x में इसका जो फार्मूला है आपने बताया कि x बार इक्वल टू समेशन i गोज टू 1 to n xi अपॉन n, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भाई तो आपका x की बात होती है इसके डिविजन्स में, x यानी 1 माइनस आपका बार कितना, आपका मीन कितना है 2 आ गया, 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब डिविजन्स की बात देखिएगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा भाई, -1 प्लस 2 माइनस 2 0 प्लस 3 माइनस 2 +1 +1 -1 0, ये ऑलरेडी 0 है, दिस इज दी 0। ये क्या होगा आपका डेविएशंस, यानी मैंने क्या बताया कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप इसको कर सकते हैं। ध्यान से आप इस तरीके की प्रॉपर्टीज को इसको अपने माइंड में रखिए, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सेकेंड बात आती है इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, टाइम कम होते हुए हम थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करते हैं। इसकी सेकेंड पॉइंट क्या क्या है भाई, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, कि इसके 2 वेरिएबल्स लाइक एज 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। अगर इसके x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, x y में जो भी रिलेशंस है, x y जो भी रिलेशंस है उसमें जैसे आपका y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है।
वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें अगर वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, ठीक है, द मीन्स ऑफ वाई बार एंड एक्स बार, ठीक है, द मीन्स ऑफ वाई बार एंड एक्स बार जो है इनके साथ वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, ये इनकी दो वेरिएबल्स अगर इसके दिए गए हैं जिसमें आपका वाई बार है एंड एक्स बार है, ठीक है, तो वाई बार एंड एक्स बार रिस्पेक्ट टू देयर मीन्स, ये इनका द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इनके आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। इनके मेरिट्स क्या क्या है, यानी इनके गुण क्या क्या है और इनके दोष क्या हैं, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या है भाई, देखिए इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट मेरिट्स क्या क्या हैं, ये आसानी से डिफाइन किया जा सकता है, अर्थमेटिक मीन यानी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, समांतर माध्य आसानी से निकाला जा सकता है। इट इज अंडरस्टैंड टू कैलकुलेट या कैलकुलेट, इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड टू कैलकुलेट, आसान होता है कैलकुलेशन करने में, इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है, आसान होता है। तीसरी चीज़ क्या है, बीज गणित में इसका जो, इसको अप्लाई अगर करते हैं बीज गणित में तो वो क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो सेंट्रल वैल्यू है वो आसानी से आप फाइंड आउट इसलिए कर सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ डेटा होते हैं वो लार्ज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ डेटा स्मॉल ही होता है, इसलिए आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है भाई, पहला डीमेरिट्स क्या क्या है कि इसको आप किसी भी ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है कि इसको आप इसमें क्वालिटेटिव डाटा के माध्यम से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके के इसके डीमेरिट्स हैं। साथ में इसका यूजेस क्या क्या है भाई, यूजेस में देखिए आपका इसका जो भी सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज अर्थमेटिक मीन का जो यूजेस है उसको आप प्रोडक्शन का, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन का यानी औसत उपज फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक खासकर आर्थिक में, आर्थिक और व्यापारिक तौर पे भी आप अर्थमेटिक मीन्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आज का जो टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंतर्गत पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज़ पे चर्चा हो पाई है, अर्थमेटिक मीन पे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका जो भी डिफिनीशन था, फिर उसके डिफरेंट जो भी उसके अंतर्गत थे, आपके अर्थमेटिक मीन, आपके मीडियन, आपका मोड, आपका ज्योमेट्रिक मीन, आपका हार्मोनिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट आपके अर्थमेटिक मीन में जो भी चर्चा हुए डिफरेंट टॉपिक्स पे, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपका डीमेरिट्स, आपका मेरिट्स, आपका यूजेस, आपका फार्मूला और आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी चर्चा होगी उसके आगे का उस पे पॉइंट पे चर्चा की जाएगी। थैंक यू।